वक्त की चाल कभी रुकती नहीं, लेकिन सुंदरपुर में जैसे समय ने खुद अपनी आवाज खो दी थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य ताकत इस गांव पर बर्फ जैसी जहरीली ठंड बरसा रही हो। चारों तरफ इतना घना कोहरा था कि नजर कुछ कदम आगे जाकर ही थम जाती थी। वो कोहरा गांव से ऐसे चिपका हुआ था जैसे किसी मृत शरीर पर सफेद कफन कसकर लपेट दिया गया हो। हवा में अजीब भारीपन था। हर सांस अंदर लेना किसी बोझ को ढोने जैसा लग रहा था। पूस की वो रात साधारण नहीं थी। वो किसी सर्द मौसम की रात नहीं, बल्कि एक अभिशाप थी। एक ऐसी बद्दुआ जो जाने कितनी पीढ़ियों पहले इस धरती पर उतारी गई थी और अब भी यहां सांस ले रही थी। आसमान से गिरती बूंदें ओस नहीं लग रही थी, सन्नाटा इतना गहरा कि कानों में गूंज पैदा हो जाए। अगर कहीं कोई सूखा पत्ता भी टूटकर जमीन पर गिरता तो उसकी आवाज दिल को चीर देने वाली लगती। लेकिन इस गहरे सन्नाटे को एक आवाज बार बार चीर रही थी, दूर कहीं से आती हुई कुत्तों के रोने की करुण ध्वनि। वो साधारण भौंकना नहीं था, वो एक डरावनी चीख थी, जैसे वे किसी अनदेखी चीज को महसूस कर रहे हों। गांव के बस स्टैंड के पास, जो अब लगभग उजड़ा हुआ था, एक छोटी सी टीन की छत वाली दुकान खड़ी थी। उसके बाहर एक अलाव जल रहा था। लकड़ियां चटक चटक कर जल रही थीं और उनकी लपटें ठंडी हवा के झोंकों में डोलते हुए अजीब परछाइयां बना रही थीं। अलाव के चारों ओर कुछ लोग बैठे थे। उनके हाथ आग के पास होने के बावजूद कांप रहे थे। ये कांपना सिर्फ ठंड का असर नहीं था, उसमें डर भी मिला हुआ था। बिरजू ने धीरे से कहा, काका, आपको क्या लगता है लखा जिंदा होगा? उसकी आवाज में झिझक साफ थी। जिंदा? बेटा, जिंदा होने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता। कभी कभी इंसान का शरीर चलता रहता है, पर उसकी रूह बहुत पहले उसे छोड़ चुकी होती है। काका, जो उम्र में सबसे बड़े थे, आग की लपटों को घूरते रहे। उनकी आंखों में डर की गहराई साफ झलक रही थी। फिर उन्होंने भारी आवाज में कहा, लखा कल रात अपनी गाय ढूंढने गया था ना? मैंने उसे मना किया था, साफ मना किया था। कहा था उस सरहद के उस पार मत जाना। अगर गया तो वापस तो नहीं आएगा, बस तेरी खबर आएगी। काका, आज की रात कुछ अलग लग रही है। आज अमावस है। मेरी दादी कहती थी जब आसमान में चांद नहीं होता तब वो जागती है। कौन? सिंघा हवेली की मालकिन, चंद्रमुखी, वो नर्तकी जो अपने प्रेमी का इंतजार करते करते मर गई थी और मरते वक्त उसकी धुन अधूरी रह गई। कहते हैं हर अमावस की रात वो फिर से जागती है और अपनी टूटी पायल पहनकर उसी अधूरी धुन को गुनगुनाती है। बस करो दीनू, क्यों डर फैला रहे हो? वो हवेली अब खंडर बन चुकी है, वहां अब कोई नहीं रहता। नहीं, वहां कोई रहता है। वो ये सुनकर अलाव के पास बैठे सभी लोगों की रूह कांप उठी। काका ने आगे कहा, हाँ, और वो जान नहीं लेती, वो उससे भी बुरा करती है। वो इंसान की यादें छीन लेती है, उसे जिंदा रखती है, मगर खाली। तुम लोगों को याद नहीं? 10 साल पहले जो इंस्पेक्टर आया था, बड़ा बहादुर बनता था, कहता था मैं भूतों को गिरफ्तार करूंगा। अगली सुबह वो उसी हवेली के आंगन में बैठा था, हवा में उंगलियां चला रहा था, जैसे कोई सितार बजा रहा हो। उसकी आंखें खाली थीं, दिमाग पूरी तरह टूट चुका था। आज भी पागल खाने में दीवारें खुरचता है। हवा जैसे अचानक और ठंडी हो गई, किसी गाड़ी के इंजन की आवाज, और फिर एक अजीब सा हॉर्न जो कोहरे को चीरता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। धीरे धीरे 2 पीली हेडलाइट्स उस सफेद धुंध में उभर आई। वो गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। एक खटारा सा ऑटो जिसकी बॉडी हर झटके पर कांप रही थी। अंदर बैठे थे 2 नौजवान, शहर के कपड़े पहने हुए, जो इस सुनसान और डरावने माहौल में बिल्कुल अलग लग रहे थे। उनका यहाँ आना शायद इस रात की सबसे बड़ी गलती थी। इतनी रात को कौन पागल है जो यहाँ आ रहा है? कोहरे को चीरती हुई वो पुरानी ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसका इंजन हर झटके पर करा रहा था, जैसे वो भी इस रास्ते पर आने से डर रहा हो। कच्ची सड़क ऊबड़ खाबड़ थी, हर गड्ढे पर ऑटो उछलता और उसके ढीले पुर्जे खड़खड़ाने लगते।
अंदर बैठे दो युवक विक्रम और सुमित अपने अपने ख्यालों में डूबे थे। विक्रम खिड़की के बाहर घूर रहा था, लेकिन बाहर देखने लायक कुछ था ही नहीं, सिर्फ अंधेरा और कोहरा जो सब कुछ निकल चुका था। उसने गहरी सांस ली। यार सुमित, मुझे सच में लग रहा है कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। रोना हमेशा वर्स्ट सोचता है। 6 साल हो गए हमें यहाँ से गए हुए, और अब अचानक वापस आ रहे हैं, वो भी इस हालत में। यहाँ तो ठीक से सड़क भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं। अगर कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, रिलैक्स कर। हम यहाँ बस 2 दिन के लिए आए हैं। घर देखेंगे, थोड़ा रिपेयर करवाएंगे और फिर बेचकर निकल जाएंगे। कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर सुमित ने धीरे से कहा, और वैसे भी ये जगह बुरी नहीं है। मुझे बचपन में यहाँ बहुत अच्छा लगता था। विक्रम ने हल्की हंसी के साथ कहा। हाँ, दिन में शाम होते ही दादी हमें खींच कर अंदर ले जाती थी, याद है? कहती थी हवा बदल गई है। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। ऑटो के बाहर हवा का शोर बढ़ने लगा था। तभी ऑटो ने अचानक तेज ब्रेक मारा। दोनों आगे की तरफ झटके से झुक गए। विक्रम चिल्लाया, क्या हुआ? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो स्टीयरिंग पकड़े सामने देख रहा था। उसकी आंखें फैली हुई थीं। साहब, बस यहीं तक, आगे मैं नहीं जाऊंगा। अरे भाई, क्या कर रहे हो? क्या मतलब? अभी तो गांव भी नहीं आया। ड्राइवर ने कांपते हाथ से आगे इशारा किया। दोनों ने खिड़की से बाहर झांका। कोहरे के बीच एक काला सा ढांचा खड़ा था। टूटी दीवारें, खाली खिड़कियां, सिंघा हवेली। एक अजीब से हिरन दोनों के शरीर में दौड़ गई। आज की रात उस रास्ते से गुजरना ठीक नहीं है। आप लोग यहीं उतर जाइए, बाकी का रास्ता पैदल तय कर लीजिए। ये कोई मजाक है क्या? हमें बीच रास्ते में छोड़ दोगे? ड्राइवर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो जल्दी जल्दी उनका सामान नीचे उतारने लगा। ड्राइवर कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, अगर रास्ते में कोई आवाज सुनाई दे, कोई आपका नाम लेकर बुलाए या कोई गाना, तो रुकना मत, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। उसकी आवाज में ऐसा डर था जो अभिनय नहीं हो सकता था। इससे पहले कि विक्रम कुछ और पूछता, ड्राइवर ने तेजी से ऑटो स्टार्ट किया और ऑटो अचानक मुड़ा, इतनी तेजी से कि मिट्टी और धुआं हवा में फैल गया। कुछ ही सेकंड में वो कोहरे में गायब हो गया। अब वहां सिर्फ 2 लोग खड़े थे, विक्रम और सुमित, और उनके चारों तरफ घना सन्नाटा। कुछ पल तक दोनों कुछ बोले नहीं। फिर विक्रम ने गहरी सांस ली। दोनों ने अपने बैग उठाए और आगे बढ़ने लगे। उनके कदमों की आवाज गीली मिट्टी पर हल्की हल्की गूंज रही थी। कोहरा और घना होता जा रहा था। अब तो 10 कदम आगे देख पाना भी मुश्किल था। हवा में एक अजीब सी गंध घुली हुई थी, जैसे किसी बंद कमरे की सीलन, और साथ में किसी तेज खुशबू का मिला जुला असर। सुमित ने धीरे से कहा, पागल आदमी था, थोड़ा ओवर ड्रामेटिक जरूर था, लेकिन उसकी आवाज में भी आत्मविश्वास नहीं था। तुझे वो कहानी याद है? कौन सी? वही हवेली वाली, जहां वो नर्तकी रहती थी, चंद्रमुखी। बस कर यार, मुझे ये सब सुनना नहीं है। ये सब बच्चों को डराने वाली कहानियां हैं। विकी, क्या हुआ? तूने सुना? क्या? जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। कोई नहीं है, तेरा दिमाग खेल खेल रहा है। चल जल्दी। नहीं, सच में मुझे लगा किसी ने मेरा नाम लिया। बस एक शब्द और नहीं। तूने हॉरर फिल्में ज्यादा देख ली हैं। देख, सामने गेट दिख रहा है, हम पहुंच गए। कोहरे के बीच धीरे धीरे एक पुराना लोहे का गेट उभरने लगा। उसके पीछे अंधेरे में डूबा हुआ उनका पुश्तैनी घर खड़ा था। लेकिन आज वो घर नहीं लग रहा था, वो कुछ और था, जैसे कोई बीमार बूढ़ा जीव जो चुपचाप उनका इंतजार कर रहा हो। और ठीक उसके पीछे दूर जंगल के बीच सिंघा हवेली का साया खड़ा था, खामोश लेकिन जिंदा। लोहे का पुराना गेट जब विक्रम ने धक्का देकर खोला तो उसकी कर्कश आवाज सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक गूंज गई, जैसे किसी ने लंबे समय बाद उस घर को जगाया हो। गेट खुलते ही अंदर का आंगन नजर आया, सूखी घास, टूटी ईंटें और हर कोने में पसरा हुआ सन्नाटा। घर सामने खड़ा था,
एक वक्त में शायद शान का प्रतीक रहा होगा, लेकिन अब वो जर्जर, थका हुआ और अजीब सा जीवंत लग रहा था। दीवारों से प्लास्टर झड़ चुका था, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दरवाजे पर जमी धूल बता रही थी कि यहां लंबे समय से कोई नहीं आया। लेकिन जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, एक हल्की सी रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी। बरामदे में एक लालटेन टंगी हुई थी, उसकी लौ हवा से कांप रही थी और उसी कांपती रोशनी में एक परछाई हिली। कौन है वहां? रुको, आगे मत बढ़ना, मेरे पास लाठी है। एक कड़क लेकिन थरथराती आवाज गूंजी। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, फिर वो परछाई धीरे धीरे साफ हुई। काका, मैं हूँ विक्रम और ये सुमित। छोटे मालिक। आवाज में हैरानी और डर दोनों थे। वो थे हरिया काका, वही काका जिन्होंने बचपन में विक्रम को कंधों पर घुमाया था। लेकिन आज उनका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। झुर्रियां गहरी हो चुकी थीं, आंखें अंदर धसी हुई और उनमें एक ऐसा डर था जो सामान्य नहीं हो सकता था, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसे भूलना संभव ही नहीं। तुम लोग इस वक्त? मैंने खत में साफ लिखा था, सूरज ढलने से पहले आ जाना। तुम्हें अंदाजा भी है तुम किस समय यहाँ खड़े हो? काका की आवाज कांप रही थी। अरे काका, ट्रेन लेट हो गई, फिर ऑटो वाला भी ड्रामा करने लगा। अब आ गए हैं ना, चलिए अंदर। बाहर तो बहुत ठंड है। ये ठंड नहीं है, ये उसकी सांसें हैं। जल्दी अंदर आओ दोनों। उनकी आंखें अनजाने में पीछे जंगल की तरफ चली गईं। उन्होंने लगभग खींचते हुए उन्हें अंदर किया। दरवाजा बंद किया। एक कुंडी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर कुंडी लगने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। उसके बाद काका ने दरवाजे से कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की। बाहर सिर्फ हवा का शोर था और बहुत दूर कहीं जैसे कोई पायल बहुत हल्के से बज रही हो। काका ने आंखें बंद की और धीरे से राहत की सांस ली। घर के अंदर की हवा बाहर से भी ज्यादा भारी थी। हॉल में अंधेरा पसरा हुआ था। पुराने फर्नीचर सफेद चादरों से ढके थे, लेकिन अब वे चादरें धूल से मटमैली हो चुकी थीं। कोनों में मकड़ी के जाले ऐसे लटक रहे थे जैसे किसी ने समय को ही वहीं रोक दिया हो। उफ, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। काका, आपने सफाई क्यों नहीं करवाई? मैं दिन में आता हूँ, सूरज रहते, लेकिन रात अब मुझ में। क्यों काका, ये घर तो हमारा अपना है। हम तो बचपन में यहाँ खेलते थे। हाँ, छुपम छुपाई। काका, हमारा ब्लू रूम तैयार है ना? हम वहीं सोएंगे। वहीं से पूरा जंगल और हवेली दिखती है। जैसे ही ब्लू रूम शब्द काका के कानों में पड़ा, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, खबरदार, उस तरफ कदम भी मत बढ़ाना। काका, वो तो बस एक कमरा है। वो अब कमरा नहीं रहा, वो रास्ता बन चुका है। कैसा रास्ता? उसका मैंने उस कमरे को बंद कर दिया है, ताला लगा दिया है। कोई वहां नहीं जाएगा। क्यों? पिछले महीने रामू का बेटा बस जिज्ञासा में उस खिड़की के पास खड़ा हुआ था। उसने वो धुन सुन ली। अगली सुबह उसकी लाश उसी कमरे में मिली। कैसी हालत थी? उसका मुंह खुला हुआ था, आंखें पूरी सफेद, जैसे पत्थर बन गई हों। काका, इस घर में कोई जानवर है क्या? मुझे लगा जैसे किसी ने लकड़ी खुरची। हॉल में डर और भारी हो गया। तभी सुमित ने अचानक सिर घुमाया। उसकी नजर उस बंद दरवाजे की तरफ थी। कुछ सेकंड तक सबने चुपचाप उस दिशा में देखा। फिर जैसे किसी के नाखून धीरे धीरे लकड़ी पर चल रहे हों, विक्रम ने तुरंत कहा, कुछ नहीं है, पुराना घर है, लकड़ी बैठती है, आवाज करती है, या चूहे होंगे। लेकिन उसकी आवाज में भी भरोसा नहीं था। चलो खाना खा लो। मैंने तुम्हारा बिस्तर यहीं हॉल में लगा दिया है। मैं बाहर वाले कमरे में रहूंगा। अगर रात में प्यास लगे तो मटका यहीं है, उस तरफ मत जाना। चाहे कोई रोए, चाहे कोई गाए, जगह से हिलना मत। विक्रम थक चुका था। कुछ ही मिनटों में वो सो गया, लेकिन सुमित जाग रहा था। उसकी नजरें बार बार उस बंद दरवाजे पर जा टिकती थी और जैसे कोई चीज उसे वहीं बुला रही हो। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी अजीब सी नींद में डूब चुका हो। बाहर हवा चल रही थी, लेकिन उसकी आवाज भी इस सन्नाटे में दब सी गई थी।
घर के अंदर हल्का अंधेरा था। एक कोने में रखी मोमबत्ती अपनी आखिरी लौ के सहारे जल रही थी। उसकी रोशनी दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां बना रही थी। विक्रम तो थकान की वजह से कब का सो चुका था। उसकी हल्की खर्राटों की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। लेकिन सुमित, उसकी आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी। वो अपनी रजाई में लेटा छत को देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ रही थी, जैसे अंदर कुछ हिल रहा हो, कुछ उसे पुकार रहा हो। वो बार बार करवट बदल रहा था। उसकी नजर बार बार उसी बंद दरवाजे की तरफ जा रही थी जिस पर काका ने ताला लगाया था। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी तरफ खिंच रहा था। तभी अचानक हवा का रुख बदल गया। हॉल के अंदर ठंड जैसे और बढ़ गई, और फिर वो आवाज शुरू हुई। पहले बहुत धीमी, इतनी धीमी कि समझ ही ना आए कि सच में है भी या नहीं, जैसे कोई बहुत पास आकर कान में फुसफुसा रहा हो। फिर धीरे धीरे वो एक धुन में बदलने लगी, एक ऐसी धुन जो एक साथ सुकून भी दे रही थी और डर भी पैदा कर रही थी। सुमित, कहाँ थे तुम इतने साल? मेरी धुन अधूरी है, आओ इसे पूरा करो। नहीं, ये सब झूठ है, ये दिमाग का खेल है। विक्रम, उठ। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। उसने अपना हाथ हिलाना चाहा, लेकिन उसका हाथ जैसे सुन्न हो चुका था। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे उसके बस से बाहर जा रहा था। उसकी उंगलियां अपने आप रजाई से बाहर निकल आईं। उसके पैर खुद ब खुद जमीन पर आ गए। वो उठ खड़ा हुआ, लेकिन ये उसने नहीं किया था, कोई और उसे खड़ा कर रहा था। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं, पुतलियां गायब हो चुकी थीं, सिर्फ सफेदी नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे कोई दर्द नहीं, कोई डर नहीं। वो धीरे धीरे उस बंद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज तक नहीं आ रही थी, जैसे वो जमीन पर चल ही नहीं रहा हो, बल्कि बह रहा हो। वो दरवाजे के सामने जाकर रुक गया। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। आज से विक्रम की नींद हल्की सी टूटी। उसने करवट बदली और नींद में ही बड़बड़ाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हॉल के अंदर अचानक ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सांस लेते ही भाप बाहर आ रही थी। कुछ सेकंड बाद विक्रम की आंखें खुली। उसने अपने बगल में देखा, बिस्तर खाली था। अब उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। वो उठकर बैठ गया। हॉल में हल्की रोशनी थी। उसने सामने देखा और उसका गला सूख गया। वो दरवाजा जो बंद था अब पूरी तरह खुला हुआ था। ताला और जंजीरें जमीन पर पड़ी थी। अंदर सिर्फ अंधेरा था, गहरा डरावना अंधेरा, और उस अंधेरे से ठंडी हवा बाहर आ रही थी। सुमित, सुमित, मजाक मत कर। विक्रम ने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया, अंदर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था, लेकिन माहौल ऐसा था जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। विक्रम तुरंत खिड़की की तरफ भागा। उसने बाहर देखा। घना कोहरा था, लेकिन उसी कोहरे में उसे एक परछाई दिखाई दी, कोई जो घर से दूर जंगल की तरफ जा रहा था, सिंघा हवेली की तरफ। सुमित, सुमित, मजाक मत कर। सुमित, चल घर चल। अब उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। विक्रम पागलों की तरह उस लोहे के गेट को पीट रहा था। उसके हाथ लाल हो चुके थे, लेकिन गेट पर कोई असर नहीं हो रहा था। अंदर से आती रोशनी और तेज हो गई थी, और उसी के साथ वो धुन अब साफ सुनाई दे रही थी, पहले से भी ज्यादा खतरनाक, जैसे किसी ने उसे पास बुलाने के लिए और तेज कर दिया। विक्रम ने आंखें कसकर बंद की और अंदर कूद गया। अंदर का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग था। यहां ठंड नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चिपचिपी गर्मी थी, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। दीवारों पर बड़े बड़े पेंटिंग्स लगे थे, लेकिन हर पेंटिंग के चेहरे खुरचे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उनकी पहचान मिटा दी हो। वो धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ा जो आगे वाले हॉल से आ रही थी। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, उसके कदम वहीं जम गए। अंदर जो था वो किसी भी इंसान के लिए समझ पाना आसान नहीं था। हॉल के बीचों बीच एक बड़ी सी महफिल सजी हुई थी। जमीन पर एक कीमती कालीन बिछा था और उसके चारों तरफ लोग बैठे थे, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था। विक्रम ने ध्यान से देखा
उसका दिल रुक सा गया। उनमें से एक चेहरा वो पहचानता था। उसकी आवाज कांप गई। वो आगे बढ़ा, लेकिन रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं रहा था। त्वचा राख जैसी हो चुकी थी, आंखें खाली और पूरा शरीर बिल्कुल स्थिर, जैसे पत्थर। विक्रम ने घबराकर बाकी लोगों की तरफ देखा। सब उसी हालत में थे, जिंदा नहीं लेकिन मरे हुए भी नहीं, बस बैठे हुए हमेशा के लिए। आ गए तुम? इतनी देर क्यों कर दी? महफिल तैयार है। हॉल के बीचों बीच एक लाल सितार हवा में तैर रहा था और सुमित उसकी तरफ खिंचता चला जा रहा था। तभी गूंजती है एक खौफनाक आवाज चंद्रमुखी की, जो बताती है कि वो लोगों को अपने साज का हिस्सा बना लेती है। विक्रम हिम्मत करता है और एक झटके में झूमर गिराकर उस सितार को तोड़ देता है। जैसे ही सितार टूटता है, हवेली कांप उठती है और सब कुछ खत्म होने लगता है। विक्रम सुमित को लेकर बाहर भागता है और अगली ही पल हवेली मलबे में बदल जाती है। सुबह होती है और सालों बाद गांव डर से आजाद हो जाता है। लेकिन कहते हैं, अगर कोई उस जगह ध्यान से सुने तो हवा में एक हल्की सी आवाज अब भी आती है, धन्यवाद। क्योंकि हर अधूरी धुन डराने के लिए नहीं होती, कुछ धुनें बस पूरी होना चाहती है।